रहा है ऑलमोस्ट। राजेश अग्रवाल इस बीच हमारे साथ फंडामेंटल विशेषज्ञ जुड़े हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश जी, वीकनेस तो है, बाजार मोमेंटम को इंटैक्ट नहीं रख पा रहा है और ये भी क्लियरली विजिबल है कि एफआईएस की सेलिंग हायर लेवल्स पे है। वो एक दिन थोड़ी बहुत शॉर्ट कवर करते हैं, थोड़ा कैश आया, बट उसके बाद फिर वही सेलिंग प्रेशर। तो आप कर क्या रहे हैं इस बाजार में और आपका कॉल क्या है इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार सूर्या और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा, एक दिन गिरावट थमती है, दूसरे दिन फिर चालू हो जाती है, ऊपर के लेवल्स पे खुलते हैं, फिर नीचे जाने लगता है। एक तरीका से सेल ऑन राइज टाइप की स्ट्रेटेजी चल रही है बाजार में। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीका से कट हमने लास्ट 2-3 महीने में देखे हैं, कई स्टॉक्स 40-40, 50-50% गिर गए हैं। तो वहाँ वैल्यूएशन अच्छे हो जाते हैं लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए जो 9 महीने 12 महीने रुकना चाहते हो। शॉर्ट टर्म में कई दिक्कतें हैं, फिर वो चाहे एफआईआई की सेलिंग की हो, रुपए की हो जो लगातार टूट रहा है, और आज आरबीआई के कट के बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि और थोड़ी-सी नरमी देखी जाए। डॉलर इंडेक्स हालाँकि थोड़ा-सा थम गया है, जिस तरीके की बढ़त हो रही थी, वो थोड़ा थम गया है बढ़त, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वहाँ से भी दिक्कतें हैं, यूएस ट्रेज़री ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के, और इन सब के ऊपर अगर तड़का देखा जाए तो ट्रम्प साहब के ट्वीट्स का है, जो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी घबराहट है मार्केट में। ऊपर के लेवल्स पे बिकवाली कर रहे हैं लोग। लेकिन वहीं मैंने देखा है कि जो अल्ट्रा एचएनआई या कैटेगरी के लोग हैं, वो चुनिंदा शेयरों में लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और जिनके लंबी अवधि का नज़रिया है, उनके लिए तो मेरा यही मानना रहेगा कि खरीदारी करके ही चलें। आज आरबीआई की जो रेट कट्स आए, उसे भी अगर आप देखो, तो वो जो कट आए हैं, उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। पास ऑन आएगा कि नहीं आएगा देखने की बात होगी, कहीं-कहीं लेन्स सब एडजस्टेड होते हैं। लेकिन एक तरीके से ये मैथ्स अलग जगह है कि क्या गणित बैठेगा, लेकिन साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा बूस्टर है। ये कहने के लिए कि इन्फ्लेशन जो अभी तक एक दानव की तरह सामने खड़ा था, वो कम से कम अब ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। और आरबीआई ने जो पॉजिटिव कदम उठाए हैं कई महीनों के बाद, या कहूँ कि 3-4 वर्षों से जो रेट का बढ़ोतरी का सिलसिला चल रहा था, उसे थमने के बाद अब जो कटिंग का सिलसिला चालू हुआ है, तो मार्केट को एक संभावना है कि हाँ, अब स्थिति कंट्रोल में आती जा रही है। हालाँकि स्टैंस न्यूट्रल में है, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्टॉक की बात की जाए तो इस वक़्त मैं जिंदल स्टील एंड पावर के साथ जाना चाहूँगा। अब देखो तो तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद बहुत तेज़ी से ये स्टॉक टूटा। लेकिन अगर आप देखो तो कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन का सबसे बड़ा प्लांट है, लॉन्ग रेल्स बनाता है, एंगुल में रैंप अप हो गई है। डेट पिछले दिनों कई बार रिड्यूस किया इन्होंने। इस बार हालाँकि थोड़ा बढ़त की बात कर रहे हैं कुछ नए कैपेक्स वगैरह के लिए। बट कंपनी को साइज़ को देखते हुए वो डेट जो रेज़ होगा, वो इतना बड़ा नहीं है जिस कारण से बाज़ार में गिरावट आई। और मुझे लगता है जिस तरह की कॉस्ट सेविंग और कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह की बातें कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छी बढ़त हो सकती है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। ओके, जेएसपीएल आपकी स्क्रीन पे आपके बाय 48 पे ट्रेड करता हुआ, मुनाफे की फिगर अच्छी है यहाँ पर, और इनका जो टॉप लाइन की फिगर है वो अभी नहीं आई है, बट स्टॉक रिएक्ट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिवली। ये राजेश अग्रवाल जी, मजगांव नॉक पे आपका व्यू क्या है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसको? देखिए, सारी शिपिंग के स्टॉक्स अगर आप देखो तो ऊपर के लेवल से बड़ा अच्छा कट दिखा चुके हैं। कुछ एक स्टॉक तो 50-50, 60-60% का कट दिखा चुके हैं, बावजूद इनके कि ऑर्डर बुक अच्छी थी, नए ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं। इस बार के बजट में भी शिपिंग वगैरह को थोड़ा बढ़ावा दिया गया। मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदारी की पूरी वजह बनती है, अगर आपको मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया हो। पूरे नंबर्स तो आने के बाद ही मार्जिन वगैरह की प्रोफाइल समझ में आएगी। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सपोज़र लिया जा सकता है। के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपोजर फिलहाल राजेश अग्रवाल जी की तरफ से ये रणनीति आती हुई इस पर्टिकुलर काउंटर में आई थिंक 835, 814 पे ट्रेड कर रहा। राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, आपने भी यश को सुना भी, हालांकि ट्रिगर बजट से ही शुरू हो गए थे, लेकिन उस दिन 100% अगर आप देखिए एफडीआई खोलने के बाद भी कोई बड़ा मूव नहीं आया। हालांकि जब बाहर का पैसा आता है तो वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल भी क्रिएट करता है, और हमने अब तक भी देखा है कि 74% का थ्रेशोल्ड में बहुत सारी कंपनियां उसके उससे जो उस थ्रेशोल्ड को छू भी नहीं पाई हैं। अभी आप इंश्योरेंस स्पेस में व्यू क्या रखते हैं? कोई स्टॉक है जो इस वक्त आपके प्रिफर्ड स्टॉक्स की लिस्ट में है, या फिर क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है?
देखिए, आपने सही कहा कि ये जो खबर 100% एफडीआई अलाउ होगा, बजट के दिन से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। मैंने उस दिन भी कहीं पे कहा था कि अभी तक तो 74% ही नहीं छू पाया है, उसके बहुत नीचे हैं। तो 100% तो एक इनेबलिंग प्रोविज़न कहा जा सकता है कि आप कर सकते हो, बट होगा, कब होगा, देखने वाली बात होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती है। हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर एज़ ए होल हमें अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखो तो अब जो इंश्योरेंस को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वहाँ लोग इंश्योरेंस जो पहले सिर्फ़ इसलिए कराते थे कि एटीसी का उनको बेनिफिट लेना है, लेकिन अब लोग वाक़ई में इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं, ना कि सेविंग्स के लिए। तो इस तरीक़ा से इवन मेडिक्लेम वगैरह में भी अगर आप देखो हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वहाँ भी कोविड के बाद लोगों ने आगे बढ़ के मेडिक्लेम लिया है। तो पूरे सेक्टर में एक एक्साइटमेंट तो बनी हुई है। अब इसमें कोई स्टॉक चुनना हो, तो हालाँकि एलआईसी के आज नंबर्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो 66% के आसपास के मार्केट शेयर, वैल्यू ऑफ न्यू बिज़नेस, एपीई, इन सब चीज़ों के साथ जब मैं उनको दूसरे पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करता हूँ, तो मुझे वहाँ बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नज़र आते हैं। ख़ास करके इस बात के नज़र की अगर आप देखो तो एलआईसी का जो एयूएम है आज की डेट में, वो पूरे म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री के एयूएम को अगर एक साथ लिया जाए तो उनके बराबर ही पड़ेगा। तो वैल्यूएशन कह लीजिए, उनकी रीच कह लीजिए, सारे पायदान पे मुझे एलआईसी पहली पसंद नज़र आता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस में कहा जाए तो मैं आईसीआईसीआई प्रू के साथ जाना चाहूँगा, जहाँ वहाँ पर भी थोड़े वैल्यूएशंस ठीक-ठाक नज़र आ रहे हैं। क्या मिड कैप फंडा पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से आईटीसी होटल्स के साथ जाना चाहेंगे। 35,000 करोड़ की मात्र मार्केट कैप है, वहीं आप सामने में इसके पीयर ग्रुप को देखो तो बहुत बड़ी मार्केट कैप है। एक बहुत शानदार ब्रांड, कई तरीके के प्रोडक्ट्स, कई होटल्स हैं इनके, और जो एक्जिस्टिंग एसेट हैं उसको ये रिनोवेट वगैरह करके वहाँ से रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाना चाहते हैं। नए होटल्स खोलना चाहते हैं जो कि सिर्फ़ फ़ी बेस्ड होगी, जो कि एसेट लाइट एक्सपेंशन रहेगा, और इंडस्ट्री के डायनामिक्स तो बहुत शानदार है, लगातार टूरिज़्म में बढ़ावा मिल रहा है। और अक्टूबर 2024 तक अगर आप देखेंगे तो उनके 140 होटल्स थे, 90 डेस्टिनेशंस में, 13,000 रूम थे, जो कि अब मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि 200 होटल्स कर लेंगे। और 20% इन्वेंट्री उनकी ऐसी है जो 75% के ऑक्यूपेंसी लेवल्स पे चल रही है, जो कि और बढ़ाई जा सकती है। 2030 तक 5,000 नए रूम बनने वाले हैं। इन्वेंट्री बहुत अच्छी है, और पैंडेमिक के बाद जैसे मैंने कहा टूरिज़्म को जितना बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीक़े से बढ़त होती जा रही है, और इस बार के बजट में भी ये कहा गया कि मेडिकल टूरिज़्म वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, डेट फ्री कंपनी है, शानदार मैनेजमेंट है। मैं समझता हूँ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए 1 साल के नज़रिए के साथ, और एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। आईटीसी होटल्स नई नई लेवली अगर आप देखें तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए, हालांकि पहले ये सब मिली थी आईटीसी में, बट इन आइसोलेशन आईटीसी होटल्स पर फोकस। 43487 अभी तक एक लेवल की गरिमा बाकी है, एंड दैट्स आई थिंक 427। अगर हम क्लोजिंग में अपने साथ कुछ कैरी कर रहे हैं कल के लिए, मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहीं भी आ जाती है तो इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल, विच अदरवाइज बजट के बाद जितना श्रेया हमने माइलेज क्रिएट किया था निफ्टी पर, और वो एक दिन की एफआईएस की बाइंग के बाद जो बाजार में उत्साह हो गया था ना, अब यकीन मानिए सब सब दबा धराशायी हो गया। सब एक दिन 800 करोड़ रुपए का उन्होंने माल खरीदा, पूरी दुनिया ऐसे उछल रही थी कि बस अब तो हो गया, लेकिन धरातल पर रहने की जरूरत थी हमें। देखिए उन्होंने 2 दिन में मतलब 500 रुपए का डीजल भरवाया था और 1500 की गाड़ी चला चुके हैं। मुझे तो वो मीम याद आ रहा है सर, एक पल में जज्बात बदल दिए। हाँ, एक पल में जज्बात बदल दिए। राजेश जी, सही कहा श्रेया ने, बिल्कुल एक पल में जज्बात बदल गए। आपको लगता है राजेश जी, जिस प्रकार का अभी हमारा फॉरेक्स एनवायरनमेंट है, आई मीन 8750 की प्राइस रेंज, इस प्रकार का उनको अभी इस वक्त लॉस हो रहा है, फॉरेक्स लॉस अभी, और जिस प्रकार की यील्ड्स उनको यूएस में मिल रही हैं, अभी आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी एफआईएस के प्राइस पैटर्न में या फिर एग्जिट पैटर्न में? देखिए वीरेंद्र जी, जो कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैंने ये कहा था कि डॉलर इंडेक्स, रुपए की कमजोरी, ट्रेजरी, ये दिक्कतें डाल रही है। अगर आप मोटा-मोटी देखो
तो 4.5% के आसपास की यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, 10-20 पॉइंट बीपीएस ऊपर नीचे आप 4.5 का एवरेज पकड़ के चलो 4.60 का, और 3-3.5% हमारी करेंसी टूट चुकी है। तो अगर आप देखो तो बिना कुछ रिस्क लिए 8% का गेन एफआई को आ रहा है करेंसी के इस खेल में, तो वो क्यों इक्विटी में माथा लगाएंगे। दूसरे जियोपॉलिटिकल टेंशन कह लीजिए या टैरिफ वार का जो दिक्कतें चल रही है, अब 1 महीने के लिए टैरिफ को डिले कर दिया गया, लेकिन तलवार तो अभी भी लटक रही है। तो शॉर्ट टर्म में ये दिक्कतें अपनी जगह बनी रहेंगी। जो बड़े इवेंट्स थे, फिर वो चाहे बजट हो, फिर वो आरबीआई पॉलिसी हो, फिर वो तीसरी तिमाही के नतीजे हों, सारे पीछे छूट गए, तीसरी तिमाही के कुछ एक नतीजे बाकी है, बट एक बड़ा चंक निकल चुका है। तो आगे आने वाले दिनों में अब ट्रिगर की भी कमी रहेगी। तो शॉर्ट टर्म में ये दिक्कतें बनी रहेंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जिस तरीक़े से बजट में 1 लाख करोड़ के नए पैसे पब्लिक के हाथ में दिए गए, आज आरबीआई ने भी पॉजिटिव कदम उठाया है, इसका आने वाले दिनों में एक बेहतर नतीजा सामने निकल के आ सकता है। अब ऐसे रुपए की कमजोरी में कुछ एक सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आईटी और फार्मा है, जहाँ पर कि उनकी एक्सपोर्ट इनकम बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में थोड़ी बढ़त देखें। तो सेलेक्टिव रहना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म में दिक्कतें तो हैं, नो डाउट, आपकी बात सही है, बट मध्यम अवधि में मुझे लगता है कि चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएँगी। जी बिल्कुल, तो फिलहाल ये सारे स्टॉक। ओके राजेश अग्रवाल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए? वीरू जी, बीएसई होता, कविता जी ले गई, आपको पता ही है, मैं तो हर बार बीएसई देके चला जाता हूँ और अभी भी अच्छा लग रहा है। अब दूसरा देना है तो थोड़ी देर पहले जो 4 का चमत्कार चल रहा था उसमें सबने ऑटो दिया, तो मैं हुंडई के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑटो की, जो ग्रोथ चल रही है उसको कैश करने की, और इनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है ना, उनको एक कॉम्पिटिटिव एज देते हैं, क्योंकि एसयूवी मार्केट में इनकी एक लीडरशिप है, जहाँ पे मार्जिन अच्छे हैं, रिटर्न रेशियो अच्छे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन पर जोर दे रहे हैं, और वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। अब ये बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड अच्छी बढ़ रही है। जनरल मोटर्स का तालेगाँव वाला प्लांट इन्होंने ले लिया, जहाँ की 8.1 लाख की कैपेसिटी को बढ़ा के 10.7 लाख की कैपेसिटी कर लेंगे एफवाई 29 तक। 32,500 करोड़ के आसपास का कैपेक्स अनाउंस किया हुआ है, जो पूरी तरीके से इंटरनल एक्वेल से होगा। और पिछले दिनों इन्होंने क्रेटा में भी ईवी लॉन्च करी है, जो कि बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। कम से कम 6 महीने से 9 महीने का आप समय अवधि रखें, और एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरह की मूवमेंट हो रही है, उसे लगता है मुझे अगले हफ्ते तक यहाँ से करीब 3-4% की बढ़त तो आराम से मिल सकती है, बट मेरा फिर यही कहना होगा कि इसे डिलीवरी की तरह लें और 6-9 महीने के लिए रखें। ये हुंडई मोटर्स, लग रहा है राजेश जी ने कुछ ले लिया है हुंडई का, है ना? और खैर अब उस पे से हटते हैं, अब आते हैं ओटीटी पर और सिनेमा घरों में इस बार इस हफ्ते क्या है। राजेश जी 7 फरवरी को क्या आ रहा है, इस हफ्ते क्या देखें, बताइए। सैटरडे संडे को क्या देखना है? देखिए, बूफे लगा हुआ है बाजार में, जिस तरीके से मिड कैप का बूफे लगा हुआ है, ओटीटी में भी इस बार बहुत ऑप्शंस है। अगर आप देखें तो मेहता बॉयज करके है, जो बोमेन ईरानी की है, डायरेक्शन भी उन्होंने किया है और किरदार भी उन्होंने निभाया है, बहुत शानदार है। दूसरा जो आप नहीं छोड़ सकते, वो द ग्रेटेस्ट राइवलरी है इंडिया एंड पाकिस्तान की, जिसमें कुछ बड़े नाम जैसे वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, शोएब अख्तर वगैरह हैं, तो वो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक मस्ट वॉच हो जाएगी। तीसरे आप देखो तो मिसेस करके सानिया मल्होत्रा की है, जो रीमेक है ग्रेट इंडियन किचन की, वो मैंने वो ग्रेट इंडियन किचन देखी हुई है, बहुत शानदार मूवी थी और ये ज़रूर बिल्कुल देखनी चाहिए। बेबी जॉन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बार वो ओटीटी पे रिलीज़ हो गई रही है, राष्ट्रीय की एक बड़ा नाम करेंगे हो रही है। सिनेमा घरों में देखेंगे तो लवियापा करके जुनैद खान और खुशी कपूर की मूवी लगी हुई है। लेकिन उन सब के बीच में अगर आप देखो तो 2 बड़ी साउथ की मूवी लगी हुई है, एक बैड एस रवि कुमार, जहाँ हिमेश रेशमिया और प्रभुदेवा, कीर्ति कुलेरी है। लेकिन सबसे बड़ी मूवी अगर साउथ की कही जाए तो विद्या मुरची है, अजीत की,
जिसने झंडे गाड़ रखे हैं और फर्स्ट डे का कलेक्शन करीब 40 करोड़ के ऊपर चला गया है। तो अगर कहीं पर आपको हिंदी एडिशन मिलता हो या आपको साउथ की भाषा समझ जाती हो तो सबसे पहली पसंद तो यही होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मिसेस करके जो थी मूवी, आप दिखाएंगे उसका एक बार प्लीज पिक्चर। ये वो नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी थी मैंने बहुत दिनों पहले, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, कुछ वैसी है क्या ये भी? है, अच्छी थी वो मूवी, है ना राजेश जी? देखिए द ग्रेट इंडियन किचन करके आई थी जिसमें एक प्रोफेशनल कामकाजी महिला शादी हाँ। करके किसी दूसरे घर में जाती है और फिर उसे अपना प्रोफेशन छोड़ के घरेलू जिंदगी गुजारनी पड़ती है और जिस तरीके की दिक्कतें सामना करनी पड़ती है उस पे ये बेस्ड करके बनाई हुई है। कविता जी का मैसेज आया कि मेरे फेवरेट एक्टर हैं हिमेश रेशमिया, तो मैं इनकी मूवी जरूर देखूंगी। ठीक है कविता जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप देखिएगा हिमेश रेशमिया। है? नहीं नहीं, ये राजेश जी आप क्या देखेंगे? अरे मुझसे तो मुझे वीरू सर को बोल। मैं पहले अजीत वाली पिक्चर देखने की कोशिश करूंगा अगर हिंदी में रिलीज हुई होगी कैलकाटा में तो। ओके श्रेया। सर मैं ना मिसेस देखना पसंद करूंगी और हाँ, मुझे मिसेस। ऐसी फेमिनिस्ट मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी विचारधारा उसी तरीके की है। इक्वालिटी पे मैं भी विश्वास रखती हूँ कि हाउस होल्ड चोर्स इज़ नॉट लिमिटेड टू वुमेन, मतलब सभी को करना चाहिए वो काम, चाहे वो मेल हो, पुरुष समाज हो या महिला समाज, सभी के लिए बिल्कुल इक्वालिटी करना है। चाहिए। तो ऐसे ऐसे मूवीज मुझे बहुत पसंद आते तो हैं, मैं राजेश इसको जी से प्रमोट भी पूछो करती फिर हूँ। आप राजेश जी से पूछो कि आज शाम को खाने में क्या बनाएंगे। राजेश जी क्या बनाएंगे आप? वो मैं आप पे छोड़ता बताइए। हूँ, खाना बनाने का काम आपका है, मैं तो जोमेटो के ऊपर भरोसा करता हूँ। राजेश सतपुते जी आप क्या बनाएंगे बताइए खाने में? जी मुझे लगता है कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लीजिए, दो आदमी तो यही कट लिए। मानस जी आप क्या बनाएंगे? मैगी बना सकते हैं। मैं तो ऑमलेट दो बना आदमी तो दूं। जोमेटो और वीरू सर आप नेस्ले के बनाते हैं, साथ, आप करते हैं कुक? बनते हैं। दो आदमी तो यही जोमेटो और एक नेस्ले के सहारे कट लिया। प्रकाश सर आप? आ भैल मुझे मार, ये मेरा सवाल ही होगा। मेरी वाइफ इतनी अच्छी कुक है, मैं क्यों करूंगा? सवाल ही नहीं 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 होता नहीं, है। श्रेया ने प्रश्न दूसरा खड़ा करा यहाँ पे। श्रेया ने नहीं, जेंडर इक्वलिटी की बात की, उन्होंने कहा आप भी जाइए किचन में। नहीं आप देखिए, काम सबका काम सब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हैं। जिसका काम जिसका स्पेशलिस्ट है वही करना चाहिए, जिसको आता है। मुझे चलो, काम मैं कुकिंग काम करनी है करता तो हूँ। बिल्कुल उस टेरिटरी में जाना नहीं चाहिए। मैं काम करता हूँ, हम कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं ना। शाम को मैं बनाता हूँ साउथ इंडियन और सबको ट्विटर पे फिर मैं पोस्ट करूंगा पिक्चर्स और टैग भी करूंगा। ठीक है? मैं बनाऊंगा आज इडली और डोसा, सांबर और चटनी। डन रहा ठीक है, श्रेया? तो मैं फ्लाइट लेके आ रही हूँ दिल्ली। वीरू सर खाली ओके, फोटो श्रेया से चलते हैं closing के लिए। बुलाइए। सर हाँ, ये भी बात वैसे सही ना- करें आप, ये भी बात सही करें आप। ये बुलाते हैं किस दिन, करते हैं, जरूर करते हैं, बट आज साउथ इंडियन पक्का। श्रेया ओवर टू यू फॉर क्लोज को ट्रांसलेट करूं वीकली चार्ट्स पे। तो स्थिरता ये हफ्ता, रिकवरी थी, बट अभी भी हम शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट्स, इवन द 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको भी पार नहीं कर पाए। तो एक वो महत्वपूर्ण अगर आप देखें लेवल होता है। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, यस, निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते एक पायदान बेहतर प्रदर्शन किया वर्सेस निफ्टी। थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक, थैंक्स टू आईसीआईसीआई बैंक एंड थैंक्स टू कोटक बैंक, निफ्टी बैंक का इस हफ्ते का हाई रहा एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो टेक्निकल सेटअप अगर हम कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए तो वो बेहतर है अभी भी निफ्टी बैंक का। खैर, ये रही बात आज की इस क्लोज की। और श्रेया, आज आपके साथ मार्केट का पंचनामा में कौन है? बिल्कुल सर, तो इस हफ्ते की क्लोजिंग तो हो गई है, लेकिन मार्केट का पंचनामा में मेरे साथ रहेंगे आज आशीष